ले लीजिए। सबसे पहले तो जो ये बात करी जा रही है कि ये केस क्लोज होने के बाद कैसे खुल गया, ये गलत करी जा रही है। सीआरपीसी प्रोविजन 173/8 में स्पष्ट ये प्रोविजन है कि पुलिस किसी भी स्टेज पे क्लोजर रिपोर्ट या कंप्लीशन रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, या चार्जशीट जाने के बाद नए सबूत आने पर पुनः विवेचना नहीं बल्कि अग्रिम विवेचना यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस मुकदमे पर कर सकती है, और जब तक ये अग्रिम विवेचना चले कोर्ट में मुकदमा प्रोसीड नहीं करता है। 173/8 सीआरपीसी लॉ इज वेरी क्लियर इन इट। तो एक बात ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज, कैसे खुलनी चाहिए? जो 173/8 में भाषा लिखी है वो ये कहती है कि जब पुलिस चाहे ये कर सकती है, लेकिन 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल डायरेक्ट इस पे एक ऑब्जर्वेशन एंड रूलिंग आ गई है कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नए एविडेंस आने पर अगर फाइनल रिपोर्ट केस क्लोज होके कोर्ट चला गया है और कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया है, तब भी नए सबूत आने पर मजिस्ट्रेट की परमिशन के पश्चात पुलिस अग्रिम जांच यानी अग्रिम विवेचना कर सकती है, और उस विवेचना का जो भी निचोड़ निकले उसको एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट के फॉर्म में सबमिट कर सकती है। तो पहली चीज भी मैंने आपको बता दी और दूसरी भी बता दी कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं हो सकता ये बंद केस फिर से खुलना। आसान भाषा में दो तरह के फाइनल रिपोर्ट जाते हैं, एक जाते हैं ए समरी, एक जाते हैं बी समरी। बी समरी वो फाइनल रिपोर्ट होती है जिसमें बुनियादी तौर पे अपराधी ना पाया गया हो, अपराध ही ना पाया गया हो, अपराधी नहीं कि अपराधी नहीं हुआ ऐसा लगा, वो जाती है। और ए समरी रिपोर्ट जो जाती है वो ये जाती है कि अपराध हुआ, मुल्जिम के नाम बाय नेम एफआईआर है, लेकिन सबूतों के अभाव में फाइनल रिपोर्ट केस क्लोज किया जा रहा है, ये होती है ए। तो जो इस सुसाइड केस में मिस्टर नायक की गई थी वो ए समरी रिपोर्ट गई थी कि कांड हुआ, लोग मरे, दो लोग मरे। तो ऐसी घटना में ए समरी रिपोर्ट खुलना फिर से नए सबूत आने के बाद बड़ी आम बात है, लेकिन 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुका है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के पश्चात। अब दोस्तों, सुशांत मृत्यु की जो कांड हुआ, मृत्यु हुई, हत्या हुई, अभी सीबीआई का कोई इस पे कंक्लूजन नहीं आया है। इसके बाद हम लोगों को नई नई चीजें होती नजर आई हैं। अब इस मामले में, अर्नब के मामले में, होम मिनिस्टर के आदेश पर नायक की पत्नी के प्रार्थना पत्र पर पुनः जांच फिर से खोल दी जाती है, जिस पर क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी। मजिस्ट्रेट साहब को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाता है ऑफिशियली कि इस पर हमने जांच अग्रिम विवेचना शुरू कर दी है। मजिस्ट्रेट साहब उसको सीन कर देते हैं। सीन, आसान भाषा में सीन का मतलब होता है ओके। उसके बाद 164 में बयान भी दर्ज होते हैं। ठीक, ये बातें अगर आप लोग से मिस हो गई हो या टीवी पे नहीं बताई गई हो, बयान भी दर्ज होते हैं। अब ये चीज बिल्कुल अपने आप में नहीं है। कायदा ये है कि आईओ थाने वहां कोर्ट जाते, हाजिर होते, एक प्रार्थना पत्र देते, साथ में कुछ सबूत देते, साहब उसका अवलोकन करते, उसे देखते, कुछ उनसे बात करते और उसको अलाउ कर देते। नॉर्मल कोर्स में मजिस्ट्रेट्स को या कोर्ट्स को यह पावर नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाने की या रोकने की। ठीक, करवाने की 156(3) में है, पर आप कोई भी कोर्ट थाने से ये नहीं कह सकता आप ये जल्दी करके दीजिए या ऐसे करके दीजिए, नहीं, ये किसी को राइट नहीं है, किसी कोर्ट को राइट नहीं है। अब इसी तरह अगर
पुलिस ये कह रही है कि हमें 173(8) में जांच करनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये फैक्ट है कि मजिस्ट्रेट को अनुमति देनी पड़ेगी, ये फैक्ट है। लेकिन इसका एक प्रोसीजर है जो अर्नब के मामले में पूरा नहीं किया गया। पहले जांच शुरू कर दी गई और मजिस्ट्रेट साहब को, लोअर कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया गया, सूचना दे दी गई और उन्होंने सीन कर दिया। जैसा मैंने बताया, आसान भाषा में सीन का मतलब ओके। अब यह चीज नहीं है, यह चीज आमतौर पर सुनने में नहीं आती है। अब सीन को, ओके को मजिस्ट्रेट की परमिशन भी माना जा सकता है, लेकिन बेल के टाइम पर ऑनरेबल कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन आया, लोअर कोर्ट का, कि साहब मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं ली गई। अब यहां पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और कंफ्यूजन है। और जैसा मैंने कहा कि अब हाल में ऐसे ऐसे कांड होने लगे हैं जो प्रोसीजरल लॉ से बिल्कुल अलग हटके हैं, तो इस पर भाई मेरे तरफ से नो कमेंट। कायदे से एक प्रार्थना पत्र आना चाहिए था जिस पर परमिशन मिलनी चाहिए थी, मेरा यह मानना है। तो यह हो गई परमिशन मिलने का पूरा तरीका, मैंने आपको समझा दिया। इसको आप सीन को या मजिस्ट्रेट की ओके को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लें, चाहे इसे परमिशन मान लें, चाहे इसे परमिशन ना माने। अब इसको आगे जाके कोर्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये भाई कोर्ट्स जाने, क्योंकि ये नई चीज है और नई चीज पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। इट शैल डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब अर्नब जी से गलती कहां हुई? जब अर्नब जी को यह मालूम था कि ये प्रथम दृष्टिया नजर आ रहा है कि वो बहुत कठिन सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार पर कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, कुछ बेबुनियादी आरोप भी लगा रहे हैं जिनका एविडेंस नहीं है, भले आरोप बेबुनियादी ना हो, ठीक, और सरकार भी उनका उसी लहजे में जवाब दे रही है, यानी 36 का आंकड़ा हो गया है। तो जब इस तरह से ये अग्रिम विवेचना इस सुसाइड केस की खुली कि पुलिस ने विवेचना खोल दी और सिर्फ मजिस्ट्रेट से सीन करवा लिया, ओके करवा लिया, पहले इनके लीगल सेल को इसी चीज को चैलेंज कर देना चाहिए था कि दैट द प्रोसीजर फॉर 173(8) हैज नॉट बीन फॉलोड। उसके बाद भले वो फॉलो करते रहते, वो एक अलग बात है। पहला इनको ये काम करना चाहिए था जो इनसे गलती हुई। दूसरा, इन्हें यह काम करना चाहिए था कि अगर इन्होंने यह काम नहीं किया था, इनको एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देनी चाहिए थी। इन्होंने यह काम भी नहीं किया और अल्टीमेटली नौबत अरेस्ट पर पहुंच गई। अरेस्ट के लिए मैं पहले पहुंच चुका हूं कि अर्नब सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे उन लोगों के यहाँ जाना पुलिस दबिश मारती है जिनके एब्सकॉन्ड करने का डर हो। अर्नब वो पर्सनैलिटी नहीं था, वो आदमी नहीं था, वो शख्सियत नहीं था जिसके यहाँ आप 6 बजे जाएं, ठीक है। और प्रेमा फेसाई वहां पर जो पुलिस का कंडक्ट था उसको हम अर्नब पर अगर असॉल्ट भी नहीं बोल सकते जैसा कोर्ट ने बोला, तो वो भी तरीका ठीक नहीं था कि आप अंदर घुसते किसी का हाथ पकड़ लें, किसी की पैंट पकड़ लें। इतनी एक्साइटमेंट की पुलिस को ज़रूरत नहीं थी, आराम से बैठ के एक चाय पी के आ सकते थे वहाँ से। पुलिस ऐसे अरेस्ट करने नहीं आती, कोई गैंगस्टर नहीं है अर्नब। तो ये तो हो गई पुलिस की पूरी बात 173(8) की। क्या मजिस्ट्रेट के साहब के में जवाब में कन्फ्यूजन हुआ? ये परमिशन मानी जाए या ना मानी जाए, या आगे जाके कोर्ट तय करेंगे। अब आगे क्या गलती हुई? किससे? मिस्टर अर्नब से। और महान अधिवक्ता जिनका हमारा ज्ञान उनके चरणों की धूल के बराबर भी शायद नहीं है, कि वो अर्नब को हाई कोर्ट ले गए। इस मामले में जब लोअर कोर्ट ने एक काफी बेनिफिशियल ऑब्जर्वेशन दे दिया था कि सुसाइड से अक्यूज का कोई डायरेक्ट कनेक्शन निकल के नहीं आ रहा है, मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं है, सो द ऑर्डर और रिमांड को भी मना कर दिया था, तो ऑर्डर अर्नब के फेवर में टिल्ट कर रहा था। ये ऑर्डर लेके अगले दिन मिस्टर साल्वे को सेशन कोर्ट जाके जाना चाहिए था, सेशन में बेल डालनी चाहिए थी। जहां तक हमारा मानना है सेम डे इनको लोअर कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के दम पर इंटरिम बेल मिलती। कमेंट्स फिर 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आते रहते, उसके बाद फाइनल बेल इनको ग्रांट हो जाती। कहां जाना चाहिए था? लोअर के बाद नेक्स्ट रेमेडी सेशन के। लेकिन साल्वे साहब बड़े वकील हैं,
साल्वे साहब बड़े कोर्ट लेके जाएंगे। आप एक प्रोसीजरल लॉ को कि लोअर में बेल खारिज होने के बाद आपको सेशन जाना चाहिए, आप उसको बाईपास करते हुए आप सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। और हाई कोर्ट से आप क्या मांग रहे हैं? कोएक्शन ऑफ एफआईआर। अरे बंधु, 2 लोग सुसाइड करके मरे हैं, एविडेंस हो या ना हो, मरे हैं, उनका सुसाइड नोट है। वो सुसाइड नोट कितना धरातल पर कानूनी नजरिए से सही है या गलत है, इसकी विवेचना एक बार हो चुकी है, फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। आप एफआईआर की क्वेश्चन मांग रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि 2 लोग मरे ही नहीं। पहली सबसे बड़ी गलती। दूसरी, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से इंटरिम बेल मांग रहे हैं। और सबसे महान बात, क्योंकि साल्वे साहब का नाम जुड़ा हुआ है, उनका रुतबा जुड़ा हुआ है, तो कोई एक आम नॉर्मल वकील ये वाला एप्लीकेशन लेके इंटरिम की अगर हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाता तो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये फाइल फेंक दी जाती कि यू हैव गॉन मैड, यू डोंट नो द लॉ दैट यू हैव कम टू द हाई कोर्ट व्हेन देयर द नेक्स्ट रेमेडी इज अवेलेबल ऑफ सेशन कोर्ट, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस, व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम। ये जवाब सुनने को मिलता एक अगर अच्छा ठीक ठाक कामयाब वकील भी जाता। लेकिन साल्वे साहब जब गए हैं तो उसका फायदा यह हुआ कि चौथे दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट बता रहा है कि भाई देखिए, अगर आप चाहें आप सेशन कोर्ट में आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे दिन, क्योंकि साल्वे साहब को अगर 4 दिन नहीं सुना जाएगा तो फिर पूरी साल्वे साहब की वकालत पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो भैया 3 दिन तुम कहानी सुनाते रहो, हम उसकी भी सुनेंगे उसकी भी सुनेंगे। और चौथे दिन आके ऑनरेबल हाई कोर्ट बोल रहा है कि आप लोअर कोर्ट चले जाइए ना, हमने आपको रोका थोड़ी है। और सेशन कोर्ट को हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि 4 दिन में आपकी एप्लीकेशन का डिस्पोजल कर दिया जाए। सो अनदर लीगल ब्लंडर। मेरे हिसाब से कंक्लूड कर दूं अपनी इस बात को कि पहला मैंने बता दिया रीओपनिंग ऑफ केस का, फिर मैंने बता दिया अर्नब को 2 काम क्या करने चाहिए थे। जैसी केस रीओपन हुआ था इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था या एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए थी, वो दोनों काम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करे। तीसरा ये काम करना चाहिए था, लोअर में खारिज होने के बाद सेशन जाना चाहिए था, वो भी नहीं करा, हाई कोर्ट चले गए, 4 दिन वेस्ट हो गए। अब अगर हम कानून संगत बात करें तो कल अर्नब को कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए बेचारे को। ही विल बी डायरेक्टेड बैक टू द सेशन कोर्ट कि आप वहां जाइए और आप वहां पर बेल अप्लाई करिए। यह बात मैं कर रहा हूं कानून संगत, प्रोसीजरल लॉ संगत। अब एक बात आती है भौकाल संगत, रसूख संगत। रसूख संगत, रसूख किसका? साल्वे साहब का। तो जिस चीज में मिस्टर अर्नब गोस्वामी को साल्वे साहब ने 4 दिन में उलझाया है, उससे माने साल्वे साहब का चेहरा ही अर्नब को बाहर निकाल सकता है। चेहरा, आर्गुमेंट करने का तो स्कोप ही नहीं है, प्रोसीजर ही नहीं है कि लोअर कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट जाएं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आर्गुमेंट जो हम सुन रहे हैं 2 दिन 3 दिन से आर्गुमेंट चल रहा है, ये सब टाइम पास हो रहा है। ठीक, साल्वे साहब का रुतबा ही कल अर्नब को यहां से इंटरिम बेल दिलवा सकता है, प्रोसीजर नहीं दिलवा सकता है। अब साल्वे साहब को बेल दिलवा दें अर्नब को, सो भी इट। कानून संगत बात यह है कि कल अर्नब को बेल नहीं मिलेगी। और हम यह भी नहीं कह सकते कि कल कि अगर बेल मिल जाए कि रिजवान साहब आप गलत थे। नो, यहां मैं बिल्कुल खूंटा गाड़ के बैठ गया हूं। Here I cannot be wrong. Any lawyer with common sense जिसने थोड़ा सा भी लॉ पढ़ा हो रॉन्ग नहीं हो सकता। प्रोसीजरल लॉ इस चीज की गवाही नहीं देता, इसको सैंक्शन नहीं करता जो साल्वे साहब ने किया है। साल्वे साहब के रुतबे की वजह से रिलीफ मिल जाए वो एक अलग बात है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक चेन रिएक्शन ऑफ मिस्टेक्स हुई हैं मिस्टर अर्नब गोस्वामी से, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में हुई हैं, कुछ रॉन्ग लीगल एडवाइस की वजह से हुई हैं। बस फिलहाल इतना कह सकता हूं।